हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा क्लासेस। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर, सॉरी टू से दैट क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 6, इसका टॉपिक है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट, हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। सेकेंड, मतलब ब्रिटिश ने किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को लेकर आए, किस तरीके से उन्होंने हमारे कल्चर को जाना, इसमें आप ये सब पढ़ेंगे। सेकंड, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, मतलब क्या एरर्स थे, उन्होंने क्या मिस्टेक्स की जो उनको क्लियर करने की जरूरत थी या हमारे इंडियन सिस्टम्स में चेंजेस लाने की जरूरत थी। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स और द एजेंडा क्या था नेशनल एजुकेशन का, क्या चाहते थे करना वो। टैगोर एंड हिज अबॉर्ड ऑफ पीस, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या रोल रहा, हमारे जितने भी महात्मा गांधी हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे भी सिविलाइजिंग वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सिविलाइजिंग का मतलब होता है एडिकेट्स, यानी कि एजुकेशन के साथ साथ मैनर्स, एडिकेट्स कैसे आने चाहिए और कैसे नेटिव्स के अंदर होने चाहिए। नेटिव का मतलब होता है देसी तरीके से, मतलब यानी कि अपने यहाँ का कल्चर की अगर हम बात करें और अपने यहाँ के लोगों की बात करें तो वो नेटिव पीपल कहलाएंगे या नेटिव कल्चर कहलाएगा। तो हम अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन की बात करें तो दो टाइप्स के टेक्स्ट है जिनको देखने को मिलता है, ओल्ड एशियन टेक्स्ट और मॉडर्न एजुकेशन टेक्स्ट। अब इसमें आपके बुक में एक जो लिंग्विस्ट है उनका नाम दे रखा है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो थे, ही केम इन कैलकाटा इन 1783 बिकॉज he appointed as a junior judge of Supreme Court and वो क्यों आए थे, टू अंडरस्टैंड एंशियंट इंडियन कल्चर। एंड हाँ, वन थिंग, लिंग्विस्ट कौन होता है? लिंग्विस्ट वो होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है। लाइक ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानते थे, जैसे कि फ्रेंच, लैटिन, पर्शियन, है ना। ऑल्सो ही स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद पंडित्स, उन्होंने इसलिए जो पंडित थे उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया बिकॉज कल्चर को समझने के लिए, इंडियन कल्चर को जानने के लिए, इंडियन कल्चर के टेक्स्ट के बारे में जानने के लिए, ट्रेडिशंस के बारे में जानने के लिए, फेस्टिवल्स कौन कौन से सेलिब्रेट हो रहे, ये सारी चीजें जानने के लिए। और अगर हम स्कॉलर्स की बात करें तो दो स्कॉलर्स हैं यहाँ पर जिनके नाम दे रखे हैं, हेनरी कोलब्रुक और नथेनल अलहेड। इन्होंने क्या किया था, एक जर्नल लिखा था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के ऊपर, जो कि एशियाटिक रिसर्चर्स के नाम से फेमस हुआ था। और अगर हम रियल एंशियंट टेक्स्ट की बात करें तो उसमें इन लोगों ने डिवाइडेशन किया था हिंदू और मुस्लिम्स में। हिंदू के लिए इसलिए कॉलेज भी बनाए गए थे एजुकेशन सिस्टम में आने के लिए, तो हिंदू कॉलेज जो बनारस है वो बनाया गया था। फिर मुस्लिम्स के लिए मदरसा जो कॉलेजेस हैं कैलकाटा के अंदर खोले गए थे। तो इस तरीके की चीजें, how could the imperial power be maintained without use of ships? So now come to the next topic. इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो इंपीरियल पावर है उसने कैसे मेंटेन किया जो यूज कर रहे थे वो शिप्स का। तो स्लीपर्स का हमने देखा था, ट्रैक्स का, कि ओक जो फॉरेस्ट है और जो टिम्बर फॉरेस्ट है उनकी क्या आ गई थी, कमी आ गई थी, इंग्लैंड में डेप्लेट हो गए थे, डिसअपियर हो रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने टर्न आउट होना स्टार्ट किया इंडिया की तरफ। अब जब वो टर्न आउट होंगे इंडिया की तरफ तो उन्होंने क्या किया, टिम्बर को एक्सपोर्ट करना, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको फुलफिल करनी थी स्लीपर्स की और शिप्स की जो डिमांड थी उनको भी फुलफिल करना था। अब फर्दर क्या देखने को मिला, वुड्स वाज नीडेड टू रन द रेलवेज आल्सो टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। अब जो रेलवेज के जो ट्रैक्स है उसको किसने होल्ड करके रखा था, जो टिम्बर कहाँ से आ रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया से। और आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा 1850s में। आपको पता है 1853 में मुंबई टू थाने जो फर्स्ट ट्रेन चली थी इंडिया में, क्यों किया था ब्रिटिशर्स ने इन्वेंट, वो इसलिए किया था क्योंकि सामान यहाँ से वहां दूसरी जगह लेके जाया जा सके और आसानी हो, चीप ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, तो इसलिए उन्होंने रेलवे का इन्वेंशन किया था। अब बाय 1890s द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड टू 25,500 किलोमीटर्स। अब जो रेलवे नेटवर्क है वो धीरे धीरे क्या होता गया, बढ़ता चला गया। दिस लेड टू फर्दर फेलिंग ऑफ ट्रीज। अब इसकी वजह से क्या हो रहे थे, बहुत सारे ट्रीज को काटा जा रहा था। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए तो उस चीज को काट रहे थे, लेकिन अपने फुलफिलमेंट के लिए वो कर रहे थे ये सारे काम। लेकिन विलेजर्स को मना था, रेस्ट्रिक्शंस थी उनके ऊपर। लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर्ड। अब जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो भी क्लियर कर दिया गया, किसके लिए, टी के लिए, कॉफी के लिए, रबर प्लांटेशन के लिए। और ये इसलिए कर रहे थे ब्रिटिशर्स, टू एनहेंस द इनकम ऑफ द स्टेट और अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। अब और ये सारी चीजें कहाँ सप्लाई की जा रही थी, यूरोप के अंदर सप्लाई की जा रही थी।
नेक्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। अब कमर्शियल फॉरेस्ट्री में क्या देखने को मिलेगा, इनवाइट किया जाता है डाइट्रिच ब्रेंडिस को, जो कि क्या है, जर्मन एक्सपर्ट है। उसको क्यों इनवाइट किया गया था, एडवाइस देने के लिए और सजेशन देने के लिए। किस चीज के लिए, यूसेज ऑफ फॉरेस्ट पर और टिम्बर पर। अब ये क्या करेगा, ये एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएगा जिसकी वजह से जो विलेजर्स हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, वो ट्रीज को कट नहीं कर सकेंगे, अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जा सकेंगे, पेस्चर मतलब जो चारा है वो भी नहीं खिला सकेंगे। तो ये क्या करता है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वे को लागू करता है 1864 में। इसका मेन मोटिव क्या था कि एनीबडी हु कट द ट्रीज हैड टू बी पनिश्ड। अगर कोई इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को रेगुलेट करते करते 1864 में ये हुई थी, तो उसके अंतर्गत एक एक्ट लाया गया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो 1865 में देहरादून के अंदर आया गया था। और ये क्यों लाया गया था, क्योंकि ये अपने लिए उस कल्टीवेटेड लैंड को यूज कर सके, और जो फॉरेस्ट के लिए आते हैं, फ्यूल वगैरह जो लेते हैं विलेजर्स और फॉरेस्ट में अपने कैटल्स को चराने के लिए लेके आते हैं, वो ना कर सके, उन पर फॉरेस्ट्री बोला गया। थैंक यू।